जैसा कि मैंने बताया था लास्ट पार्ट में कि पार्ट नंबर जो अगला आने वाला उसमें कुछ डिफरेंस पढ़ने वाले, तो दो डिफरेंस हमारे सामने है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है, इसके बाद में एक और डिफरेंस बनाने वाला हूँ। देखो कितने पॉइंट है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है और एक अभी ग्राफ भी बनेगा, तो 6 पॉइंट हो जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है, तो 6 पॉइंट में हम इस डिफरेंस को समझा सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट हमारा देखो यहाँ पे है क्या, पहले तो मांग में विस्तार है इधर और इधर मांग में वृद्धि है। मैंने कहा था जब हम डिफरेंस की फॉर्म में इसको पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि मांग में विस्तार क्या है और वृद्धि क्या है। वरना दो बच्चे क्या दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं कि दोनों एक ही है, बट दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। मांग में विस्तार अलग है और मांग में वृद्धि क्या है, अलग है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, इसने बोला अन्य बातें समान रहने पर, यानी अदर फैक्टर्स क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, यानी कीमत कम हो जाती है, तो इसके फलस्वरूप मांगी गई मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो उसे मांग में विस्तार कहते हैं। यानी अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और इसी को मांग में विस्तार कहते हैं, यानी मांग का एक्सटेंशन होना या एक्सपेंशन होना। क्लियर। उसके अलावा दूसरा हमारे पास मांग में वृद्धि, इसमें लिखा अन्य बातें समान ना होने पर, यानी अन्य जो कारक है, ठीक है, वो समान नहीं है, अन्य बातें समान ना रहने पर, ठीक है, और कीमत के स्थिर होने पर, और कीमत क्या है यहाँ पे, स्थिर है होने पर, जब अन्य कारकों के कारण मांग अधिक हो जाती है, यानी इस बार कीमत के कारण नहीं हो रहा, यहाँ पे कीमत कम हुई तो मांग बढ़ी है, और यहाँ पे इसने बोला है कि अन्य कारकों के कारण मांग क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। पहले डेफिनेशन को प्लीज ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहले वाले में इसने बोला कि अन्य बातें, यानी अन्य कारक की बात कर रहा, तो अन्य कारक समान रहने पर, यहाँ पे अन्य कारक समान है, यहाँ पे अन्य कारक समान नहीं है। यहाँ पे कीमत में परिवर्तन आ रहा है, कीमत कम हो रही है, जबकि यहाँ पे कीमत स्थिर है। अब कीमत के कम होने पर अगर मांग बढ़ती है तो वो मांग में विस्तार होता है, यहाँ पे कीमत के कारण नहीं हो रहा है। ठीक है, अन्य कारकों के कारण अगर मांग अधिक होती है, किसी और फैक्टर के कारण अगर मांग अधिक होती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलो दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, यानी किसमें चेंज हो रहा है, अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। क्लियर हो गया। तो ये अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होने वाला है, ये अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण होने वाला है। कीमत की अगर हम बात करें तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में कमी, यानी कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी, और कीमत कम होने से मांग जब ज्यादा होती है उसे मांग में विस्तार कहते हैं। जबकि इसके अंतर्गत वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है, समान होती है, स्थिर होती है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। 3 पॉइंट को प्लीज ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। मांग में अगर आपसे विस्तार कोई पूछता है तो आप बोलोगे अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ने के कारण जो उस मांग को क्या कहते हैं, मांग में विस्तार कहते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अन्य कारक समान है और कीमत में परिवर्तन आ रहा है, यानी कीमत कम हो रही है। क्लियर, यानी विस्तार और संकुचन हमेशा कीमत के कारण होता है, दिमाग में बैठा लो। जबकि जो वृद्धि कमी होता है वो कीमत के कारण नहीं होता, यानी कीमत यहाँ पे कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत स्थिर होगी, समान होगी। जबकि जो अन्य कारक जो पहले समान थे, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बट इस वाले केस में अन्य कारकों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अन्य बातें समान ना रहने पर और कीमत के स्थिर होने पर, क्या होने पर, स्थिर होने पर, जब अन्य कारकों के कारण मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में मैंने कहा परिवर्तन, यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में, यानी खुद की जो कीमत होती है, ओन प्राइस होता है, उसमें परिवर्तन के कारण होता है। जबकि ये वस्तु की अपनी कीमत में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, उसके अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद कीमत की बात करें तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में कमी, यानी कीमत कम होगी तो ही मांग ज्यादा होगी। ठीक है, कीमत में कमी के कारण होता है। यह वस्तु की अपनी कीमत क्या है, वस्तु की अपनी कीमत, इसके अंतर्गत वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है, समान होती है, स्थिर होती है, यानी इसमें कीमत में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अन्य कारक में। तो इसके अंतर्गत अन्य कारक समान रहते हैं, अन्य कारक आपके क्या रहेंगे, समान रहेंगे, यानी जो अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, समान रहेंगे, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अंतर्गत जो अन्य कारक है उनमें परिवर्तन होता है। अब अन्य कारक कौन से, देखो अपनी कीमत को छोड़ दो, अगर मैं चाय की बात कर रहा हूं तो चाय की कीमत छोड़ दो, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर की खुद की कीमत छोड़ दो, बाकी सबकी कीमत ले लो, दूसरे मार्करों की ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसकी कीमत मत लेना, यानी अपनी कीमत छोड़नी है। उसके अलावा जो भी है, जैसे उपभोक्ता की आय हो गया, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत हो गया, जनसंख्या का आकार एवं बनावट हो गया, रुचि तथा प्राथमिकता होगी, और भी जो भी फैक्टर्स रहे होंगे जो हमने पढ़े थे मांग को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी कारक से इसमें परिवर्तन आ सकता है इस वाले में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपनी कीमत से नहीं होगा बस, ठीक है, स्वयं की जो कीमत होती है उससे परिवर्तन देखने को मिलेगा, बाकी कोई भी फैक्टर हो सकता है उससे परिवर्तन यहाँ पे आ सकता है।
ठीक है, क्योंकि अन्य कारक यहाँ पे स्थिर नहीं है। क्लियर? तो लिखा है इसके अंतर्गत अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, जनसंख्या का आकार एवं बनावट, रुचि तथा प्राथमिकता आदि में परिवर्तन होता है। भाई होता है परिवर्तन इसमें, अन्य कारकों में, इसमें नहीं होता। देन उसके बाद संचलन या खिसकाव की बात करें तो रेखा चित्रीय दृष्टिकोण से यह एक मांग वक्र के ऊपर के बिंदु से, यानी ऊपर वाले बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर संचलन द्वारा प्रकट होता है। ठीक है, किसके द्वारा? ऊपर के नीचे, ऊपर के जो बिंदु होगा उससे नीचे के बिंदु की ओर, ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर यहाँ पे आपको संचलन होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे आपको एक ही मांग वक्र होता है आपके पास। क्या होता है? उसी मांग वक्र में या तो नीचे जा रहा होता है तो ऊपर जा रहा होता है। अगर नीचे आ रहा है तो ये विस्तार वाला केस है, और ऊपर की तरफ जाता है तो कौन सा केस होता है? वो आपका संकुचन का केस होता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। जबकि यहाँ पे रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से यह मांग वक्र के दाईं ओर, ठीक है, जो राइट हैंड साइड होता है दाईं ओर या आगे की ओर खिसकाव, यहाँ पे वर्ड लगा खिसकाव, यानी शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट द्वारा प्रकट होती है। तो यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे मूवमेंट होती है। यहाँ पे एक डिमांड कर्व होता है, यहाँ पे दो डिमांड कर्व आपको देखने को मिलते हैं। तो उसने क्या बोला? रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से यह मांग वक्र के ऊपर के बिंदु से नीचे की ओर, नीचे की जो बिंदु होगा उसकी ओर यहाँ पे संचलन यानी चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है? मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, आपका जो राइट हैंड साइड है उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, या आगे की ओर खिसक जाता है, जिसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से बोलूं तो ये राइट हैंड की तरफ जा रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट बोल दो से। समझ में आ गया? फटाफट से इसे नोट डाउन करो। मैं ऊपर के 3 पॉइंट मिटा रहा हूं बेटा, 3-4 पॉइंट, ताकि वहां पे मैं ग्राफ बना सकूं। आप नोट डाउन करते रहिए तक साथ साथ में। ये 3 पॉइंट ऊपर के 3-4 पॉइंट में मिटा रहा हूं। ठीक है, आपको भी ग्राफ बनाना आता है बेटा, वैसे तो आप मुझसे पहले बना सकते हो। ठीक है, आप मुझसे पहले बना सकते हो उसका ग्राफ, आपने सीख लिया है। छोटा सा बना देता हूं समझने लायक। यहाँ पे y आता है, यहाँ पे x आता है, यहाँ पे 0, इधर आपकी कीमत आ जाएगी यानी p, यहाँ पे आपके मात्रा आ जाएगी यानी q। फटाफट से बनाइए साथ साथ में। सेम ऐसे यहाँ पे भी x 0, मात्रा यानी q, y, कीमत यानी p। अब करना क्या है? सबसे पहले डिमांड कर्व बना लेंगे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, हमने बना लिया। अब ये मेरा dd हो गया, डिमांड कर्व। एक प्राइस ले लेते कोई सा भी, ये क्वांटिटी हो गया। अब क्या बोला था उसने? कीमत को कम करना है, तो कीमत कम करके देख लेते हैं। कीमत कम नीचे की तरफ होगा, तो ये मेरा P से P1 हो गया, कीमत नीचे की ओर आ गया। ये Q से Q1 हो गया, तो देखो मांग बढ़ गई है, Q से Q1 हो गई मात्रा, और प्राइस कम हो गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है? देखो ये इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की ओर आ गया। इसको नीचे की तरफ मार देते हैं ऐसे एरो। तो इसको बोलते हैं ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर संचलन हो रहा है, चल रहा है, एक ही कर्व है खाली। जबकि यहाँ पे अगर हम बनाए तो dd कर्व हो गया। मान लो एक प्राइस ले लेते हैं कोई सा भी, ये क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डिमांड बढ़ानी है, मांग बढ़ानी है। तो मांग बढ़ती, मैंने कहा था बाहर की तरफ है। ठीक है, ये D1 हो गया, ये D1 हो गया। अब मैंने कहा था इसको इस तरह से आप प्राइस को ऊपर नीचे नहीं छेड़ोगे, बिल्कुल भी प्राइस सीधा ही रहेगा अपनी जगह पे। ये Q1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे इसको, तो ये इस बिंदु से इस बिंदु पे आ गया, यानी ये राइटवर्ड आगे की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर शिफ्ट हो गया। इसको ऐसे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है ना? ये देखने को मिलता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें ऊपर से नीचे, ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु की ओर आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका राइट हैंड की तरफ, यानी इस तरफ को, राइट की तरफ अपना हाथ देख लो,
ठीक है। तो दाईं और बोल सकते हो, राइट हैंड की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। मैं ये मिटाने स्टार्ट कर चुका हूं बेटा, मैंने मिटा दिया है, बट यहाँ पे याद रखना एक चीज लिख देना, ग्राफ लिख देना बेटा। क्या लिख देना, ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, इस तरह से ग्राफ लिख देना। मैंने मिटा दिया है बट आप लिख लेना प्लीज यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। अब दूसरे डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। आप देखिए नया डिफरेंस देखो बेटा, ये मांग में संकुचन और मांग में कमी है। मैंने पैटर्न वही रखा है जो मैंने मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि समझाया था ना, सेम वही पैटर्न रखा है। 5 पॉइंट आपके सामने है, छठा पॉइंट जो ग्राफ वाला है वो उसके बाद बनाऊंगा लास्ट में ग्राफ, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट हो जाएंगे, अच्छे खासे पॉइंट हो जाएंगे, मैंने जैसे बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मांग में संकुचन लिखा, मैंने यहाँ पे मांग में कमी लिखा है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। संकुचन मतलब सिकुड़ना, कम होना होता है। अब देखो बच्चे सोचते हैं ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, तो दोनों सेम होंगे, ऐसा सेम नहीं है बेटा, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। ये कीमत के कारण होता है, ये कीमत के कारण नहीं होता, समझो। अभी डिफरेंस बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है अन्य बातें समान रहने पर, यानी जो अदर फैक्टर्स है वो रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत अधिक, कीमत क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। तो कभी इसने बोला अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं। जबकि यहां पे लिखा अन्य बातें समान न रहने पर, यानी अन्य बातें समान नहीं है, और कीमत के स्थिर होने पर, और कीमत क्या आपकी स्थिर होने पर जब अन्य कारकों के कारण, किसके कारण, अन्य कारकों के कारण मांग कम हो जाती है, अन्य कारकों के कारण मांग कम हो जाती है, तो उसे मांग में कमी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है। ये हमेशा कीमत के कारण होगा, ये कीमत के कारण नहीं होगा। इसमें अन्य बातें समान होगी, इसमें अन्य बातें समान नहीं होगी। तो उसका मतलब यहाँ पे कीमत अधिक हुई तो मांग कम हुई है ना, इसलिए वो संकुचन है। क्योंकि मैंने कहा था विस्तार और संकुचन जो होता है वो कीमत के कारण होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, कीमत में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, कीमत तो स्थिर अपनी जगह। तो किसके कारण हो रहा है, अन्य कारकों के कारण। मांग अगर कम हो रही है तो मांग में कमी है, और अन्य कारकों के कारण अगर मांग बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते थे। अगर आपको याद हो, अन्य कारकों के कारण अगर मांग बढ़ रही है तो मांग में वृद्धि, अन्य कारकों के कारण अगर मांग कम हो रही है तो उसे मांग में कमी बोलेंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं, परिवर्तन। यह केवल वस्तु की अपनी कीमत, बेटा कौन सी कीमत, अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। यह वस्तु में अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। जबकि इसमें लिखा है यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। अभी अपनी कीमत का मतलब क्या होता है बेटा, अपनी कीमत का मतलब मैंने बताया था जैसे लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मैं इस वीडियो को तोड़ने भी वाला हूं, ठीक है। 2 अलग अलग पार्ट्स में भी तोड़ूंगा, ठीक है। डिफरेंस की फॉर्म में भी डालूंगा अलग से मैं, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो बोला है। बाकी जो कंटिन्यूस इसी पार्ट को देख रहे हो तो बेटा इसी पार्ट में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं इस मार्कर की डिमांड की बात कर रहा हूं तो इसी मार्कर की क्या बोलूंगा मैं, प्राइस की बात कर रहा हूँ। बात समझना। अगर मैं क्या नाम है इस जैकेट की बात कर रहा हूं तो इसी के ही प्राइस की बात करूंगा। अगर मेरे को मोबाइल बड़ा है मैं उस मोबाइल की बात कर रहा हूं तो मैं उसी की प्राइस की बात करूंगा। यानी जो गुड्स तुम्हारे हाथ में मैं उसी की कीमत की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया। तो उसे कहता है उसकी अपनी कीमत। दूसरे मोबाइल की कीमत से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे जो मेरे हाथ पे है मैं उसी की बात करूंगा, तो उसे कहता है अपनी कीमत। तो उसने बोला यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में, यानी खुद की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि ये कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होता। ये अतिरिक्त जो कीमत के अतिरिक्त जो अन्य कारक होते हैं ना उनमें परिवर्तन के कारण होता है। अब कीमत को याद करें तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि, यानी कीमत के अधिक होने पर, ठीक है, के कारण होता है बेटा। यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण होता है। यानी कीमत जैसे बढ़ेगी तो समझ जाना कि आपकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसे मांग में संकुचन कहते हैं। जबकि इसके अंतर्गत वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है, समान होती है, स्थिर होती है। इसका मतलब कीमत में कोई परिवर्तन, अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे लिख सकते हो अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आ गया बेटा। मैंने वही पैटर्न रखा है इसलिए आपने जल्दी याद हो जाना चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी या जो थोड़ी देर पहले वाले जो मैंने अभी थोड़े 6 मिनट पहले ही कुछ कराया, अभी 6 मिनट हो गए होंगे साथ जहां तक इस वीडियो में भी, बट जो भी 3-4 मिनट जो भी हुए हैं उससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि बताई है। जिसने वो सुन लिया होगा ढंग से तो उसको ये समझ में आ रहा होगा सारा, ठीक है। और जिनके लिए मैं वीडियो तोड़ के डालने वाला हूँ, ठीक है, डिफरेंस सेक्शन में, तो अगर वो पहली वाली वीडियो यानी जो विस्तार जो ये वाले देख लेंगे, कौन सी मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि वाली वीडियो देख लेंगे, तो ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो अभी मैं 3 पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो मांग कम हो जाती है, और मांग कम होने के कारण उसको क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बताया मैंने कि अन्य बातें समान नहीं है। अन्य बातें समान ना रहने पर कीमत के स्थिर होने पर जब अन्य कारकों के कारण मांग कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं।
परिवर्तन की बात करो, इसमें वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि यहाँ पे वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। फिर मैंने कीमत की बात की तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि, कीमत में क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी, यानी कीमत के अधिक होने के कारण होता है। जबकि इसके अंतर्गत वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है, समान यानी स्थिर होती है। यहां तक समझ में आता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की बात करते हैं बेटा अब, ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करते हैं अन्य कारक में परिवर्तन, ठीक है, अन्य कारकों में परिवर्तन कर दो सिर्फ, अन्य कारकों में परिवर्तन। तो उसने बोला इसके अंतर्गत अन्य कारक जो होते हैं बेटा वो समान होते हैं। पहले वाले में अन्य कारक क्या होते हैं, समान होते हैं, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, लिखा हुआ है साफ साफ। तो अन्य कारक क्या होते हैं, समान रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है, क्योंकि यहां पे जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, कीमत के अंदर हो रहा है। क्लियर। इसके अंतर्गत अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, इसके अंतर्गत अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। अब अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, जनसंख्या का आकार एवं बनावट, रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे जो मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, उन सभी बस कीमत को छोड़ देना। कौन सी वाली कीमत, खुद की कीमत को छोड़ देना, उसके अलावा सारे फैक्टर में यहाँ पे परिवर्तन आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे वो सारे फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, स्थिर होंगे, उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर। देन संचलन या खिसकाव की बात करें, यानी मूवमेंट और खिसकाव को हम बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है ना। तो रेखा चित्रीय दृष्टिकोण से यह एक ही मांग वक्र, यानी मांग वक्र एक ही होता है, यहाँ पे एक ही मांग वक्र होता है, बट यहाँ पे 2 मांग वक्र आपको देखने को मिलेंगे एक ही के अंदर, ठीक है ना। तो एक ही मांग वक्र के नीचे बिंदु से, यानी नीचे वाले बिंदु से ऊंचे बिंदु की ओर, यानी ऊपर वाले बिंदु की ओर यहाँ पे संचलन द्वारा प्रकट होता है। तो उसने बोला रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से यह एक ही मांग वक्र के नीचे बिंदु से ऊंचे बिंदु की ओर संचलन द्वारा प्रकट होता है, जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। जबकि जो विस्तार पढ़ाया था उसमें ऊंचे बिंदु से नीचे बिंदु की ओर जा रहा था, इसलिए वहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट था, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से, यह मांग वक्र के पीछे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड, ठीक है, पीछे या फिर बाएं, बाएं मतलब क्या हो गया, जो आपका लेफ्ट हैंड है तो लेफ्टवर्ड, ठीक है, खिसकाव द्वारा प्रकट होता है। तो ये आपका पीछे या बाएं और खिसकाव द्वारा प्रकट होता है, जिसको हम बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं या लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। जबकि जो मांग में वृद्धि था उसमें क्या हो रहा था, वो आगे की ओर जा रहा था, इसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा था, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, आगे की तरफ जा रहा था वृद्धि वाला, और कमी वाला कहां जा रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर हो गया। फटाफट से नोट डाउन करो, मैं साथ ही साथ यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं ऊपर के कुछ पॉइंट मिटा करके, ठीक है। तो मैं ऊपर के तकरीबन ये 4 पॉइंट मिटा रहा हूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा कि मैंने बोला क्या था। मैंने ये बोला आपको कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में तोड़ने वाला हूं, ठीक है, जिसमें से 2-3 पार्ट्स में इसलिए तोड़ूंगा क्योंकि ये डिफरेंस की फॉर्म में भी मुझे डालने होते हैं, तो ताकि जिन बच्चों को सिर्फ डिफरेंस से मतलब वो डिफरेंस देखे, जिनको पूरी वीडियो से मतलब है पूरी वीडियो देखे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी को सिर्फ और सिर्फ मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि ही देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना, तो वो सिर्फ डिफरेंस सेक्शन में जाकर के वो चीज देख सकते हैं। उनको पूरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, और ना ही उनके लिए पूरी वीडियो मतलब वो जाना चाहिए उनको पूरी वीडियो में, वो सीधा सीधा वो पॉइंट देख सकते हैं। बट जिनको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी क्लासेस नोट डाउन करनी है, तो वो बेटा पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। उनके लिए तो पूरी मैंने व्यष्टि पूरी डाली दी है, व्यष्टि पूरी है, समष्टि पूरी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी है, स्टैट की जो बुक है बेटा वो पूरी डाल रखी है मैंने, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, सारा कंटेंट वही है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बेटा ये भी आता है कि कंटेंट कहीं पुराना तो नहीं हो गया हो बेटा, कोई पुराना नहीं है, सब वही अभी भी वही चल रहा है, तो इसलिए आप वही कंटेंट पढ़ सकते हो, सब कुछ वही है, ठीक है। कभी कोई किसी टाइम पे अगर कोई कंटेंट में थोड़ी चेंज आएगा तो मैं उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। जब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं अलग से, तो समझ जाना कि वही कंटेंट है बेटा, वही आपको पढ़ना है। तो इसलिए व्यष्टि की मैंने सारी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा उन वीडियो में, ठीक है ना। आराम से देखिए उनको, उनसे अपना कोर्स कंप्लीट करिए। ऐसी स्टैट की भी मैंने सारी वीडियो डाली हुई है। अब फटाफट से स्टार्ट बना देते हैं इसको। एक्स वाई मैं डाल चुका हूं, यहां पे मैं मात्रा लिख देता हूं, यानी क्यू मात्रा, क्यू कीमत यानी पी, कीमत यानी पी।
अब करना क्या है, सबसे पहले आपको एक डिमांड कर्व खींचना है, डी डी, ठीक है बेटा। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, कौन सा पॉइंट बना रहे हो आप, ग्राफ वाला, ठीक है ना, छठा पॉइंट हो जाएगा आपका। अब कोई भी प्राइस आप ले लीजिए, एक पहले मैंने प्राइस लिया, ये क्वांटिटी ले लिया, आप स्केल का यूज कर लेना बेटा, ठीक है ना, ताकि सही से बने। उसके बाद मैंने प्राइस बढ़ानी है इस वाले केस में, तो P1 कर देते हैं। ये मैंने प्राइस बढ़ा दिया आपका, ये Q1 हो गया, तो मांग आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस वाले पॉइंट को, तो आपका लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है, ये नीचे बिंदु से ऊपर वाले बिंदु की ओर, यानी यहां देखो लिखा है ना, देखो नीचे बिंदु से ऊपर बिंदु की ओर संचलन हो रहा है, और इसमें एक ही मांग वक्र बन रहा है बेटा, ठीक है ना। जबकि इस वाले में बात करते हैं, यहाँ पर डिमांड कर्व हो गया, प्राइस ले लेते हैं, ये क्वांटिटी हो गया, क्लियर। अब आपको करना क्या है, डिमांड को कम करना पीछे की ओर। तो देखो इसमें दो डिमांड कर्व आ गए बेटा, क्या आ गया आपके, दो डिमांड कर्व आ गए इसमें, D1 D1 लिख दिया मैंने इनको, इसने यहां पे कट किया Q1, ये इस तरह से आ जाएगा। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस आपका बढ़ रहा है इस केस में, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। ध्यान से देखोगे आप, तो ये इधर वाले पॉइंट से पीछे की तरफ आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्ट, यानी आपका जो है ये लेफ्ट हैंड की तरफ चला गया, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने मांग को क्या किया था बेटा, आपकी कम किया था, क्या किया था, कम किया था, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपका दूसरा वाला, जो ये भी खत्म हो चुका है, क्लियर, नोट डाउन कर लो बेटा। तो अब सामने देखिए, ठीक है, ये बेटा थोड़ा लास्ट पोर्शन जो रह गया, अब इसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर मेरी तरफ से ये चैप्टर आपके लिए खत्म है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें देखो क्या हमारे पास, मांग में वृद्धि के कारण और मांग में कमी के कारण बताओ। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मांग में वृद्धि के कोई 4 कारण बताइए, या मांग में कमी के कोई 4 कारण बताइए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो फटाफट से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मैंने आपके सामने 6 पॉइंट लिखे हैं, 4 की जगह 6 लिखे, ताकि 6 के 6 पॉइंट हम समझ लें और फटाफट से कर ले, आमने सामने इसलिए लिखे ताकि एक ही बार में खत्म हो जाए दोनों। देखो, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पहला केस क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में वृद्धि। अगर प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में वृद्धि होती है तो उससे मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इसको इस तरह से समझना, सपोज करो ये मैं लिख के बता देता हूं ना, सपोज करो टी यानी चाय और कॉफी, ठीक है ना, टी और कॉफी आपके पास ये दो मतलब प्रतिस्थापन वस्तु है। अब टी के अगर मान के चलो, उसने बोला क्या, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि है। मान लो आप तो टी उगाते हो, ठीक है ना, और कॉफी आपकी प्रतिस्थापन वस्तु है, तो इसकी अगर कीमत बढ़ जाती है, बात को समझो, इसके प्राइस अगर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उपभोक्ता को तो लेगा ही नहीं। उपभोक्ता किन चीजों को लेता है, जिनके प्राइस कम होते हैं, उपभोक्ता उसकी मांग करता है। तो इसका मतलब प्रतिस्थापन वस्तु की अगर कीमत बढ़ा दूं मैं, तो लोग इसको लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, टी लेंगे। तो टी की जो मांग है वो अपना बढ़ जाएगी। तो मांग बढ़ाने का तो बढ़ाता बताना मुझे, तो प्रतिस्थापन वस्तु की अगर मैं कीमत बढ़ा दूं तो लोग इसको लेंगे नहीं, तो इसी को लेंगे, तो इसलिए कीमत में वृद्धि। तो उसका ठीक अपोजिट क्या है, कीमत में कमी। अगर मैं कीमत में कम कर दूं, उसकी कीमत कम कर दूं, तो लोग इसी को लेंगे, तो इसको लेंगे, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और इसकी मांग क्या जाएगी, कम हो जाएगी। तो मांग में कमी का कारण है ये। इसमें देखो, जो कीमत हम बात कर रहे हैं वो दूसरी वस्तु की बात कर रहे हैं, इसलिए ये अन्य कारक के अंदर आएगा। अगर मान लो मैं टी की ही कीमत की बात करता, टी की ही मांग की बात करता, तो फिर बेटा फिर तो वो विस्तार संकुचन हो जाता ना, क्योंकि अपनी ही कीमत वाला कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, विस्तार संकुचन। तो मैं कीमत यहां देख रहा हूं, कीमत इसकी देख रहा हूं, मांग इसकी देख रहा हूं, कीमत इसकी, मांग इसकी। तो अगर इसकी कीमत बढ़ा दूं मैं, कॉफी की कीमत अगर मैं बढ़ा दूं, तो कॉफी तो लोग कोई भी लोग लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, टी लेंगे, और टी लेंगे तो टी की मांग बढ़ जाएगी, यानी हमारी जो वस्तु है, ठीक है। ऐसी प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में कमी, अगर मैं कीमत कम कर दूं उसकी, तो लोग इसी को ही लेंगे, तो उसकी मांग अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तुम बता दिए पहला पॉइंट। नंबर 2, इसने बोला हमें पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण भी, पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण भी मांग में वृद्धि होती है। अब इसको समझो, जैसे कार, पेट्रोल, ठीक है, मोबाइल हिल गया सर, कार और पेट्रोल, ठीक है, इन दोनों से समझो इसको। अब कार और पेट्रोल आपस में क्या है बेटा, पूरक वस्तुएं, क्या है, पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी के कारण भी मांग में वृद्धि होती है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। और यहाँ पे लिखा है पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी होती है। तो कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि है, और कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी है। अब कैसे समझते हैं,
अगर मान लो प्राइस है इसके कार की, मान लो कीमत में बढ़ा देता हूं, कीमत कम करनी बढ़ानी, कम करनी, पहले वाले में कीमत कम कर देता हूं, तो कार की अगर कीमत कम करूंगा मैं, प्राइस मैंने कम कर दिए, तो इससे क्या होगा, कार की कीमत कम होगी तो लोग कार खरीदेंगे, और कार खरीदेंगे तो गारंटीड है भाई पेट्रोल भी तो खरीदेंगे, धक्का मार के थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो जब कार की कीमत कम हुई तो पेट्रोल की जो डिमांड है, ठीक है ना, वो अपने आप ही क्या जाती है, बढ़ जाती है, तो कीमत में कमी का मांग में वृद्धि हो गई। दूसरा हम इसमें देख सकते हैं पूरक वस्तु कीमत में वृद्धि। अब मान लो पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि कर दो, कीमत बढ़ा दूं मैं, अगर मैं कीमत बढ़ा देता हूं कार की तो लोग कार लेंगे ही नहीं, कार नहीं लेंगे तो पेट्रोल भी क्यों लेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप ही क्या जाएगी, डी मतलब डिमांड कम हो जाएगी, तो कम हो गई। क्लियर, 2 पॉइंट समझ में आते हैं बेटा। देखो मैंने जिस तरह से लिखा, आप पेपर में कैसे लिख सकते हो, पेपर में ऐसे लिख सकते हो, पहला मांग में वृद्धि के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला प्रतिस्थापन वस्तु, जब किसी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो इससे मांग क्या आती है, मांग में भी वृद्धि हो जाती है। जब किसी वस्तु की पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप समझा सकते हो, ठीक है ना। और अगर एग्जांपल देना चाहो तो एग्जांपल भी दे सकते हो पेपर में। उसके बाद भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना या आशंका। अब आपको लगता है कि फ्यूचर में ना भाई, अगले दिन ना भाई टमाटर के रेट बढ़ जाएंगे, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब अभी तो कम है ना भाई, अगले दिन बढ़ने वाले हैं, इसका मतलब अभी तो कम है, अभी कम है तो डिमांड क्या कर दो, बढ़ा दो, तो डिमांड बढ़ जाएगी। और भविष्य में कीमत कम होने की संभावना, आपको लगता है आगे जाके कीमत कम होने वाली है, तो हम बोलेंगे तब आगे खरीद लेंगे ना। फिर भाई जब कीमत ही आगे कम होने वाली तो आगे खरीद लेंगे, अभी हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, तो मांग में कमी हो जाएगी। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, अगर जितने ज्यादा बायर्स होंगे उतनी डिमांड ज्यादा होगी बेटा, जितने बायर्स कम होंगे उतनी डिमांड कम होगी। तो बायर जितने ज्यादा उतनी डिमांड ज्यादा, बायर जितने कम उतनी डिमांड कम। उसके अलावा फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण, यानी फैशन या जलवायु, जलवायु मतलब ऋतु, ठीक है, में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होता है। जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होता है, सेम मैंने यही लिखा है, ठीक है। अब ये परिवर्तन कैसा आ रहा है, फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं। फेवरेबल चेंजेस मतलब उपभोक्ता की रुचि के अनुसार चेंज हो रहे हैं, तो उसका मतलब अनुकूल परिवर्तन हो रहा है, तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो आप बोलोगे जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन उपभोक्ता के अनुसार होता है, मतलब उसके कारण उपभोक्ता की जो रुचि प्राथमिकता में परिवर्तन है वो अनुकूल आता है। आप ऐसे लिख सकते हो, जब फैशन या ऋतु या जो भी बोलो, जलवायु बोलो, में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में अनुकूल परिवर्तन आता है। क्या आता है, अनुकूल परिवर्तन आता है। फेवरेबल चेंजेस आते हैं तो फेवरेबल है तो गारंटीड मांग बढ़ेगी, और अगर रुचि में कमी आ रही है यानी अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको चाहिए थी क्या नाम है, नैरो वाली जींस, आप लेके आ रहे हो चौड़ी चौड़ी वाली जींस, तो क्यों लेगा उपभोक्ता, लेगा ही नहीं। तो उसका मतलब ये प्रतिकूल परिवर्तन आ रहा है, प्रतिकूल परिवर्तन आ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, मांग में क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। अब लास्ट पॉइंट को ध्यान से समझते हैं बेटा, लास्ट पॉइंट मेन है इसमें, ठीक है ना। उपभोक्ता की आय क्या है, उपभोक्ता की आय। अब इसमें वृद्धि भी हो सकती है बेटा और कमी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी, अब पंगा ये है कि देखो बुकों में जो लिखा रहता है वो लिखा था कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांग बढ़ जाती है। देखो ये चीज अलग है, अब वो चीज देखनी पड़ती है बेटा, खाली मांग बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है ये बताओ ना। तो बुक में एक्सप्लेनेशन जो लास्ट के इन पॉइंट्स में ना दिया नहीं गया है, बट उन्होंने जो लिखा वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा बता देता हूँ। अगर वहां पे लिखा हुआ उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण अगर मांग बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय कमी होने के कारण मांग कम हो जाती है, तो वो लिखा हुआ सामान्य वस्तु के केस में। किसमें लिखा हुआ है, सामान्य वस्तु की। दो तरह की वस्तु होती है, एक तो सामान्य वस्तु जिसको हम अच्छी वस्तुएं बोलते हैं, जिनमें उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, उपभोक्ता की आय घटती है तो मांग भी क्या होती है, घट जाती है। और दूसरी होती है घटिया वस्तु, जिसमें उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो लोग घटिया वस्तु क्यों खरीदेंगे, तो उनकी मांग क्या रहती है, कम हो जाती है। और उपभोक्ता की आय कम होने पर घटिया वस्तु ही तो खरीदेंगे, फिर वो तो मांग क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ आपको मैंने। तो इसमें इसने क्या बोला, उपभोक्ता की आय में वृद्धि या फिर कमी, इसमें भी वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकता है। अब सामान्य वस्तु के केस में, किस केस में, सामान्य वस्तु के केस में, तो अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो सामान्य वस्तु के केस में उपभोक्ता की जो मांग है, वस्तु की मांग है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भाई आय बढ़ रही है तो अच्छी वस्तु तो खरीदेगा, तो मांग बढ़ जाएगी। तो मांग में कब बढ़ेगी, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, और सामान्य वस्तुओं की मांग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तुओं की आय में वृद्धि होती है, ये लिख दिया आपने, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, घटिया वस्तु के केस में, घटिया वस्तु के केस में क्या लिखोगे, उपभोक्ता की आय में कमी होने पर घटिया वस्तु की मांग बढ़ती है। भाई उपभोक्ता की आय कम है, अब आपके पास आय नहीं है, तो आप क्या खरीदोगे, सस्ता चीजें खरीदोगे, तो उसका मतलब घटिया वस्तु की जो चीज है, वो घटिया वस्तु जो है उनकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, घटिया क्वालिटी की वस्तु की जो होती है। तो उसने बोला उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो सामान्य वस्तु की मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो घटिया वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। तो उपभोक्ता की आय अगर बढ़ रही है तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ेगी, और उपभोक्ता की आय घट रही है तो उसके बाद अच्छी वस्तु तो खरीद नहीं पाएगा, तो कौन सी वस्तु खरीदेगा, घटिया वस्तु की मांग बढ़ेगी। क्लियर। ऐसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, अब उल्टा कर दो उसे, तो जो घटिया वस्तु है उसकी मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मांग किसकी बढ़ रही है, सामान्य वस्तु की।
तो घटिया वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और उपभोक्ता की आय कम हो रही है तो फिर किसकी मांग बढ़ती है, घटिया वस्तु की मांग बढ़ती है, इसका मतलब किसकी मांग कम हो जाएगी, सामान्य वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो दोनों केस पढ़ने पड़ेंगे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है, और जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो घटिया वस्तु की मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो कमी के केस में घटिया वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, और वृद्धि के केस में सामान्य वस्तु की मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर? तो इसको इस तरह से स्टेटमेंट में लिख सकते हो जैसे मैंने बोला अभी। ठीक है ना, यहाँ पे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर घटिया वस्तु की मांग जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय भाई वृद्धि होगी तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़नी चाहिए ना, तो घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम। और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर, यानी बेचारे की बहुत कम आय है, तो सामान्य वस्तु की मांग जो है वो भी क्या आती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ती है बेटा इस केस में। ठीक है ना, तो इसको जो मैंने स्टेटमेंट बोली है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, और कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज बता देना। आपने मांग के ये दो पार्ट रह गए थे, इन वीडियो के बारे में मुझे बोला तो मैंने बना दिया है। बाकी अब आपको जो वीडियो चाहिए प्लीज बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उन वीडियोस को भी फटाफट से बना लूं। बट मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर ये उसी टाइम पे बन जाता तो रिदम बनी होती, रिदम टूट जाती है। एक चीज मैंने नोटिस की है, पहले 4 पार्ट पहले बने थे, 2 पार्ट बाद में बने तो थोड़ा रिदम ना टूट जाता है। अगर कंटिन्यूस फॉर्म में बनो तो रिदम ना बना रहता है ना, ये रहता है। चलो कोई नहीं, जो भी हमने पार्ट दो पार्ट हमने खत्म कर लिए, मिलते फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फ्लावर से नोट डाउन कर लो।